बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आचार्य केशवदास के कवि कर्म पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने केशव के आचार्यत्व पर और उनकी हृदयहीनता पर विचार किया था। आज के ई व्याख्यान का विषय है केशव का संवाद सौष्ठव। केशव संवादों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और वो संवाद किस प्रकार से उनकी दक्षता को, उनकी कुशलता को व्यक्त करते हैं, कैसे सिद्ध हस्ते हैं, आज आपको इस बारे में बताया जाएगा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत केशव संवादों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। केशव के समान वाक् चातुर्य और त्वरापूर्ण संवाद लिखने में किसी को भी सफलता नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के संवादों की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में। साधारणतया संवाद या कथोपकथन किसी भी काव्य में तीन प्रमुख कार्य करते हैं। एक तो इनके द्वारा कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। दूसरा, चरित्र चित्रण में इनके द्वारा बड़ी सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि चरित्र चित्रण के लिए सबसे सुंदर अभिनयात्मक प्रणाली मानी गई है और इस प्रणाली के लिए कथोपकथन से ही सहायता मिलती है। तीसरे, कथा पढ़ते पढ़ते जब पाठक का मन ऊबने लगता है तब काव्य में रोचकता उत्पन्न करने के लिए संवाद का ही सहारा लिया जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि केशव के संवाद उक्त तीनों ही कार्यों को पूर्ति करते हुए रामचंद्रिका को सरस और रोचक बनाने में सफल सिद्ध हुए हैं। केशव में रामचंद्रिका में सबसे अधिक संवादों की योजना हमें मिलती है। रामचंद्रिका में 9 संवाद प्राप्त होते हैं। सुमति विमति संवाद, रावण वाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम शूर्पणखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद। इनमें से रावण वाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद तथा रावण अंगद संवाद अपेक्षाकृत बड़े हैं और अधिक सुंदर हैं। छोटे संवादों में से भी राम शूर्पणखा संवाद, सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण पड़े हैं। अब हम देखते हैं कि केशव के संवादों की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है कि वो पात्रानुकूलपन पड़े हैं। रावण वाणासुर संवाद के अंतर्गत रावण और वाण दोनों ही बलशाली योद्धा अपने अपने दर्प, गर्व, ऐश्वर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए बड़े ही अनूठे ढंग से एक दूसरे पर व्यंग बाणों से प्रहार करते हैं। धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रविष्ट होते ही रावण कहता है, शंभु को दंड द्वे राजपुत्रों किते, टूक द्वे तीन हे जाहे लंका ही ले। रावण का उक्त कथन उसके सर्वाधिक अनुकूल है, क्योंकि इससे अधिक अहंकारपूर्ण दर्पोक्ति का आभास मिल रहा है। और इतना सुनते ही बाणासुर भी बड़े करारे व्यंग के साथ रावण को उत्तर देता है, जुपे जिये जोर तजो सब सोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी। इसके उत्तर में वाणासुर भी बड़े सुंदर ढंग से चुटकी लेता है, सुंदर बदन जाके विविध वचन ताके। इस प्रकार रावण और वाण दोनों ही प्रचंड पराक्रमी योद्धाओं के अनुकूल ही सारा संवाद आदि से अंत तक लिखा गया है। यही बात रावण अंगद संवाद में भी है। दोनों ही चतुर राजनीतिज्ञ और अपनी अपनी व्यवहार कुशलता और नीतिज्ञता का परिचय देते हुए अपने अपने स्वभाव और पद के अनुरूप वार्तालाप करते हैं। दोनों के उत्तर प्रत्युत्तर पात्रानुकूलता के परिचायक हैं। जैसे रावण सब कुछ जानते हुए भी अंगद के सामने हनुमान की हीनता दिखाता हुआ अनजान बनकर पूछता है, कौन है वह, बांधी हम देह पूंछ सब दही। रावण का उक्त कथन उसके गर्व, अहंकार, पराक्रम और बल दर्प का परिचायक है। लेकिन अंगद भी कम कुशल नहीं है और वो कहता है, लंक की जारी सहारी, अक्ष गयो सो बात वृथा कही। केशव के संवादों की दूसरी विशेषता है प्रत्युन्मति।
अर्थात केशव के संवादों की दूसरी विशेषता है प्रत्युन्मति। केशव के संवादों में सर्वथा प्रत्युन्मति के दर्शन होते हैं, क्योंकि केशव के सभी पात्र बातों में से बात निकालकर तुरंत उत्तर देते हैं। वे प्राय ऐसा उत्तर देते हैं जिससे प्रश्नकर्ता भी हक्का बक्का रह जाता है। उदाहरण के लिए रावण और अंगद का वार्तालाप देखिए, जिसमें रावण के प्रश्न करते ही अंगद अपनी प्रत्युन्मति के कारण ऐसा उत्तर देता है कि रावण भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। रावण कहता है, राम को काम कहा अंगद रिपु जीते ही। रावण, कौन कभी रिपु जीत्यो कहा बाली बली। छलसो भृगु नंदन गर्व हर्यो। रावण, दिज दीन महा दीन सो क्यों छिति छत्र हर्यो बिन प्राणन हे राज कियो हे कौन बहे बिसरियो जिन खेलत ही तो ही बांध लियो। तीसरी विशेषता है शिष्टाचार की। केशव ने अपने संवादों में पात्रोचित शिष्टाचार, शील, मर्यादा आदि का बड़ा ध्यान रखा है। केशव कहीं भी किसी पात्र के मुख से ऐसे वाक्य नहीं कहलवाते जो शिष्टाचार और सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल हो, जिनसे मर्यादा भंग होने की आशंका हो। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हनुमान सीता संवाद में मिलता है। यहाँ हनुमान जी सीता से बात करते हुए सीता के लिए जननी, राम के लिए रघुनाथ या दशरथ नंदन, दशरथ के लिए अष्टतनय चंद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हनुमान और सीता का संवाद सुनिए। हनुमान, करी जोरी रह्यो हो पवन पूत, जिये जननी जानो रघुनाथ दूत। सीता, रघुनाथ कौन? हनुमान, दशरथ नंद। सीता पूछती है, प्रश्न करती है, दशरथ कौन? हनुमान, अज तनय चंद। केशव के संवादों में व्यंग और वाग वैदिकता भी विद्यमान है। केशव के पात्र एक दूसरे पर इस तरह से व्यंग बाण का प्रहार करते हैं कि जिन्हें सुनकर अनायास ही नई स्फूर्ति, नए तेज, नए ओज और उत्साह का संचार हो जाता है। रावण ने अंगद से जब उसका और उसके पिता बाली का परिचय पूछा, तब अंगद कितने रोचक ढंग से व्यंग प्रहार करता हुआ उत्तर देता है, जिसमें वाग वैदग्ध्य भरा हुआ है। रावण, कौन के स्तुत? अंगद, बाली के। रावण, वह कौन बाली? अंगद, न जानिए, कांख चाप जो तुम्हें सागर सात नहात बखानिए। केशव के संवादों में नाटकीयता भी विद्यमान है। वैसे संवाद नाटक का ही तत्व है। केशव के संवादों में सर्वत्र नाटकीयता का गुण विद्यमान है, क्योंकि रामचंद्रिका के वर्णित संवादों के समय पाठकों के समक्ष दोनों पात्रों का चित्र अनायास ही मानस पटल पर अंकित हो जाता है और ये दोनों ही पात्र आदि से अंत तक अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करते हुए उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए बाण रावण संवाद के साथ अभिनेता के सारे गुणों से भरा हुआ है। उसके छोटे छोटे वाक्यों में दोनों बलशाली योद्धा अपनी अपनी बातों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही चुटकियां लेते हैं और मर्म स्तरों पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे रावण कह रहा है, बाण न तुम बात तुम्हें कही आवे। इसे सुनकर बाण तुरंत ही उत्तर देता है, सोई कहाँ जिए तो ही जो भावे। इस पर रावण तनिक गंभीर होकर कहता है, का करही हम यूं ही बरेंगे। यह सुनकर बाण भी गंभीरता से उत्तर देता है, हे राज करी सो करेंगे। केशव के संवादों में जहाँ नाटकीयता विद्यमान है, वहाँ राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति से भी भरे हुए हैं। केशव एक दरबारी कवि थे। राज दरबार में चलने वाले दांव पेचों को भलीभांति जानते थे। यही कारण है कि केशव को अपने संवादों में कूटनीति, भेद नीति अथवा राजनीति के दांव पेच के चित्र अंकित करने में बड़ी सफलता मिली है। अंगद रावण संवाद मानो राजनीतिक दांव पेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ रावण और अंगद की वाग विदग्धता के साथ साथ कूटनीति और राजनीतिक दांव पेचों की अच्छी झांकी प्रस्तुत की गई है। जब रावण ये देखता है कि अंगद पर अपना रोब नहीं जमा पा रहा है, तब वह भेद नीति का सहारा लेते हुए उसे अपनी ओर मिलाने के लिए उकसाता है। रावण कहता है, नील सुखेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे, आठों आठ दिशा बलि दे अपनो पदिले पितु जा लगी मारे, तो से सपुत ही जाई के बाली अपुतन की पदवी पगु धारे, अंगद संग ले मेरो सबे दल आजई क्यों ने हते बपु मारे।
इतना ही नहीं, रावण नीति की दुहाई देता हुआ अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए भी अंगद को भड़काने के लिए कहता है, जो सुत अपने बाप को बैर ने लई प्रकाश, तासो जीवत ही मर्यो लोग कहे तजी आस। परंतु अंगद इतने पर भी प्रभावित नहीं होता है और वह रावण को खरी खोटी सुनाता है। तब रावण फिर अंगद को अपने राज्य का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करता है। उर्सी अंगद लाज कछु नहीं कहो, जनक घातक बात वृथा कहो, सहित लक्ष्मण राम ही संहरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। इतने पर भी अंगद रावण को जली भुनी बातें ही सुनाता है। तब रावण भय दिखाकर अंगद को अपनी ओर मिलाने का दांव खेलता है, दांव छोड़ता है। मेरी बड़ी भूल कहा कहो रे, तेरो कहो दूत सब सहोरे, वे जो सब चाहत तो ही मार्यो, मारो कहत ही जो देव भार्यो। रावण का ये बाण भी खाली जाता है। तब रावण अंगद के सामने क्रोध न दिखाकर कुछ ऐसी शर्तें रखता है कि यदि राम मान ले तो वह सीता को लौटाने के लिए तैयार हो जाता है। उनमें से उनकी पहली शर्त यह है, देही अंगद राज तो मह मारी वानर राज को। परंतु अंगद इन सब प्रलोभन भरी शर्तों का कुछ भी असर उन अंगद पर नहीं होता है। रावण की ये सब कूटनीति के भरे दांव पेच व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस तरह से केशव ने संवादों में साम, दंड, भेद आदि के कूटनीति के सारे दांव पेचों से परिपूर्ण उनके संवाद हमें दिखाई देते हैं। केशव के संवादों में पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना भी हुई है। उनकी केशव की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके जो संवाद हैं वे पात्रों के आतंक, क्रोध, उत्साह आदि उनके चरित्रों को मर्मस्पर्शी ढंग से व्यंजित करते हैं। रावण बड़ा ही क्रूर, दुस्साहसी, क्रोधी, निष्ठुर और निर्मक शासक था। वह देवताओं का प्रबल शत्रु था। सारे देवता उसके आतंक से थर्राते थे। इतना ही नहीं, रावण की क्रूरता के मारे दरबार में आतंकपूर्ण वातावरण छाया रहता था। उसी वातावरण का चित्र केशव ने प्रतिहार के कथन के द्वारा बड़ा ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। पढ़ू विरंची मोह निवेद जीव सोर छंडी रे, कुबेर बैर के कही न जप भीर मंडी रे, दिनेश जाय दूरी बैठे नारद आदि संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। निसंदेह ये रावण की सभा है, इंद्र की सभा नहीं है। और यहाँ तो देवताओं को भी रावण के प्रतिहार के कथनानुसार ही बैठना पड़ेगा। केशव के संवादों में ध्वनि सौंदर्य भी हमें दिखाई देता है। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि का सौंदर्य पद पद पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत रावण जब हनुमान से बंधन का कारण पूछ रहे हैं, तब हनुमान बड़े ही कौशल से अपने बंधन का कारण बताते हुए उत्तर देते हैं। उसमें वस्तु ध्वनि की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना मिलती है। कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेख्यो। अर्थात तात्पर्य यह है कि मैंने जो केवल आंख से ही तेरी स्त्री का स्पर्श किया, जिसका परिणाम है कि मुझे बंधन में बंधना पड़ा, किंतु तेरी क्या दशा होगी। अर्थात क्योंकि तू तो पराई स्त्री का अपहरण करके ले आया है, तूने तो उसके शरीर का भी स्पर्श किया है। इस तरह से वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि आदि का सौंदर्य हमें केशव के संवादों में देखने को मिलता है। पात्रों का नामांकन भी केशवदास ने किया है। केशव ने अपने संवादों में प्राय राम कहो, रावण बोलो, अंगद कही आदि को लिखकर पात्र निर्देशन का स्थान देना उचित नहीं समझते। केशव ने नाटकों की भांति पात्रों के नाम प्राय अलग से बाहर लिख दिए हैं। इससे उनके काव्य में नाटकीयता आ गई है। काव्य और नाटक का अद्भुत सुंदर समन्वय इनकी रामचंद्रिका में दिखाई देता है। जैसे रावण, कौन हो पठियो सो कौन तुम्हें यहाँ काम का। अंगद, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद के नाम। इस भांति केशव ने बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। केशव ने अपने संवादों में प्राय धारा प्रवाह, दैनिक बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। इसीलिए इन संवादों में उक्ति वैचित्र्य के साथ साथ व्यंग प्रहार विद्यमान है। मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ नोकझोंक भी दिखाई देती है। काव्यात्मक सजीवता के साथ सरलता और स्वाभाविकता के भी दर्शन होते हैं। केशव के द्वारा
केशव के द्वारा सरल भाषा के द्वारा मीठी मीठी चुटकियां ली हैं, करारे व्यंग्य किए हैं। सारांश यह है कि केशव के संवाद नाटकीय सौंदर्य के साथ साथ काव्यात्मक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। उनमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता, अभिनेता के साथ साथ शिष्टाचार, मर्यादा और शील सौजन्य भी विद्यमान है। केशव के ये संवाद यद्यपि प्रबंध कथा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं दिखाई नहीं देते हैं, उखड़े उखड़े से जान पड़ते हैं, लेकिन और यदि इन्हें निकाल भी दिया जाए तो प्रबंध काव्य में कोई अधिक हानि नहीं होगी। तथापि इनके संवादों का अपना महत्व है, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से विद्यमान होकर के बड़े ही रोचक और मनोरंजक हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम देखते हैं कि केशव के ये संवाद कवि की वाक्पटुता, भाषा प्रवीणता, व्यवहार कुशलता, राजनीतिज्ञता और प्रत्युन्नति आदि का सूक्ष्म परिचय देते हैं और कवि की प्रतिभा को प्रकट करते हैं। धन्यवाद।